आज का हमारा टॉपिक है वो डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशन एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ओके, आज हम डायमेंशन एनालिसिस के जो दो हिस्से हैं उसमें पहला हिस्सा खत्म करेंगे और इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि एक दिन में ही अगर हम दोनों पार्ट करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आप फेस करोगे इसमें। डायमेंशन एनालिसिस का पहला पार्ट, कैसा पार्ट, किस तरह से बिगर यूनिट को चेंज किया जाता है स्मॉलर यूनिट में। तो आज हमारा जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में चेंज करने का होगा। अब बिगर यूनिट से क्या मतलब है देखते हैं। चलो बताना एक बार। मीटर, सेंटीमीटर, रेज योर हैंड। इसमें से बिगर यूनिट कौन सी है? रेज योर हैंड। बिगर यूनिट कौन सी है? अपूर्वा बताइए। सर मीटर इज बिगर यूनिट। मीटर एक बिगर यूनिट है, वेरी गुड। अगला आंसर सोच समझ के देना। सेंटीमीटर वर्सेस डेसीमीटर, इनमें से बिगर यूनिट कौन सी है? रेज योर हैंड। सेंटीमीटर वर्सेस डेसीमीटर, बिगर यूनिट कौन सी है? रेज योर हैंड। ओके, सेंटीमीटर वर्सेस डेसीमीटर। ध्रुव बताइए। डेसीमीटर। एम भारद्वाज बताइए। सर सेंटीमीटर। अपूर्वा बताइए। सर बिगर यूनिट इज सेंटीमीटर। क्या बात है, इस दुनिया को गौर से देखो, यहाँ अक्सर आंखें धोखा खाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है करेक्ट आंसर। जिसने बताया था डेसीमीटर, डेसीमीटर करेक्ट आंसर है। सेंटीमीटर आप जनरल लाइफ में बहुत ज्यादा सुनते हो तो आपको लग रहा है कि ये बड़ी यूनिट होगी। डेसीमीटर हम बहुत कम सुनते हैं तो ऐसा लगता है छोटी है। याद करो भाई। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि डेसी होती है 10⁻⁻1, सेंटी होती है 10⁻⁻2, मिली होती है -3, माइक्रो होती है -6, नैनो होती है -9, पिको होती है -12, फेम्टो होती है -15। तो यार डेसीमीटर की वैल्यू, डेसी होगी आपकी 10⁻⁻1 मीटर, सेंटी होगी 10⁻⁻2 मीटर। तो अब बताना इन दोनों में से बिगर यूनिट कौन सी है? अब तो पता लग गया ना साफ साफ भाई, आपकी डेसीमीटर बिगर यूनिट है। ठीक है, तो डेसीमीटर बिगर यूनिट है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बिगर से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कैसे यूज करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास में हम इसका उल्टा पढ़ेंगे, स्मॉलर से बिगर यूनिट। ठीक है, तो आज की क्लास पे फुल कॉन्सेंट्रेट करना। इंटरेस्टिंग क्लास है, 3 टॉपिक आज की क्लास में भी क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, वो है नंबर 1। डायमेंशन एनालिसिस का पहला क्वेश्चन नंबर 1, हालांकि कल की क्लास में हो गया था, कोई नहीं, आज हम फिर से करते हैं। 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आपको जस्ट पता होना चाहिए कि मीटर, रियल में मीटर और सेंटीमीटर का क्या कनेक्शन है, और 2 मिनट में आप आंसर निकाल दोगे। ठीक है ना, 2 मिनट में। तो जैसे आपको अगर ये मानना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, हमें तो पता है इसके बारे में, ऐसे कर लो भाई, ऐसे भी ठीक है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो साफ साफ पता लग रहा है कि आपकी सेंटीमीटर की यूनिट टॉप पे रहनी चाहिए, यानी न्यूमरेटर पे रहनी चाहिए। चलो भी न्यूमरेटर पे कर दो, ये न्यूमरेटर है,
ये वाला अब डिनोमिनेटर है, आंसर 1 आएगा। इसी का अपोजिट करके लिख दो, रिप्रेजेंटेशन होता है और कुछ नहीं है। अब इस 5 को मल्टीप्लाई करना है इससे एवरी टाइम। तो 5 मीटर मल्टीप्लाई 10⁻², सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, योर आंसर इज 500 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट। और आगे चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, भाई 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 8 किलोमीटर में, ये सही रहेगा, कितने मीटर होते हैं? क्या था रूल, क्या था? आपको कुछ नहीं, बस किलोमीटर और मीटर का रिलेशन पता होना चाहिए, रियल रिलेशन। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अभी 1000 है ना, बच्चों की तरह मत लिखो, आप थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाओ। इनका रिप्रेजेंटेशन अब थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जाओ, 10⁻³ मीटर, ठीक है ना, 1000 मीटर। अच्छा, अब यहाँ पर हमें कन्वर्ट किस में करना है? मीटर में। अब मीटर जो है वो कहाँ है? मीटर साफ साफ दिखाई दे रहा है, मीटर यहाँ टॉप पे है। टॉप का मतलब न्यूमरेटर पे है, तो न्यूमरेटर पे लिख दो मीटर को, बॉटम में किलोमीटर को लिख दो। वेरी इजी, 1 किलोमीटर डिवाइड बाई 10⁻³ मीटर, राइट। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका क्या? 8 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर अपॉन में 1 किलोमीटर। तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल आउट और आपका आंसर कितना आ गया? 8 इंटू 10⁻³ मीटर। इस तरीके से आपका आंसर आ गया, ठीक है, 8000 मीटर। तो हम इस तरीके से डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। ओके, और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 में है बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट। टू डेज, 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं? 2 डे हाउ मेनी सेकंड? अब देखना, हम एक दिन में सेकंड तो डायरेक्ट रिलेशन तो हम बता नहीं पाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे एक दिन में कितने आवर होते हैं? एक दिन में 24 आवर होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये तो सेकंड तो स्मॉलर यूनिट है, इन दोनों में से स्मॉलर कौन सी है भाई? आर। तो आर को ऊपर रखो, 24 आवर डिवाइड बाय 1 डे इज इक्वल टू 1 डे डिवाइड बाय 24 आवर। और आगे चलते हैं। अच्छा, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, ठीक है। तो 1 आवर में हो गया आपका 60 मिनट। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे? 60 मिनट, क्योंकि ये छोटी यूनिट है 60 मिनट। तो 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर डिवाइड बाई 60 मिनट। अच्छा, और आगे चलते हैं भाई। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? अगेन 60 सेकंड। छोटी यूनिट कौन सी है? 60 सेकंड। अब छोटी यूनिट को ऊपर लिखो। हमें कैसे पता लग रहा है कि कौन सी यूनिट को ऊपर लिखना है? क्वेश्चन की स्टार्टिंग बताती है, छोटी यूनिट को, ये छोटी यूनिट को ऊपर लिखना है, यानी न्यूमरेटर में लिखना है। तो 1 मिनट डिवाइड बाई 60 सेकेंड। फिर से 2 डे को मल्टीप्लाई करो किस किस से? 24 आवर, 60 मिनट और ये वाली राइट वाली वैल्यू से एवरी टाइम। तो 2 डे मल्टीप्लाई बाई 24 आवर, 1 डे मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट, 1 आवर मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड, 1 मिनट। देखो क्या कैंसिल हो गया, डे टू डे, आर टू आर, मिनट टू मिनट, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1,72,000
1,72,800 सेकेंड। ये आ गया आपका आंसर। ये था डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, किस तरह से बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। यस अपूर्वा, पूछिए क्या पूछना है। सर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे 1.728 into 10 to the power 5 seconds? बिल्कुल, साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हो आप, मर्जी है। 1.728 into 10 to the power 1 2 3 4 5 सेकेंड, बिल्कुल लिख सकते हो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर इज 4। क्या है क्वेश्चन? 3 माइल में कितने मीटर होते हैं? 3 माइल में कितने मीटर होते हैं? तो भाई जाहिर सी बात है, 1 माइल में कितने मीटर होते हैं? 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं ये बताओ। रेज योर हैंड, 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? वेरी गुड हर्ष, बताइए। 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर। कभी अमेरिका जाना हो ना तो आप याद रखना, वहां पर आपको माइल ही दिखाई देगा। शिकागो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, लॉस वेगस, लॉस एंजलिस, हर जगह आपको ये माइल में ही दिखाई देगा। इतनी दूर, इतनी माइल रह गया आपका। ठीक है, तो 1 माइल में इतने किलोमीटर है। तो अब किलोमीटर देखो, यहाँ पर छोटी यूनिट कौन सी है? मीटर। तो मीटर का मतलब है छोटी यूनिट को टॉप पे रखो। ये देखो 1.6 किलोमीटर डिवाइड बाई 1 माइल इज इक्वल टू 1 माइल डिवाइडेड बाई 1.6 किलोमीटर। और आगे चलते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हमें पता है 10 की पावर 3 मीटर होते हैं। छोटी यूनिट मीटर है, इसको टॉप पे रखो, ये टॉप पे है, डिवाइड बाई 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर डिवाइड बाई 1 किलोमीटर। अगेन हमें मल्टीप्लाई करना है 1 2 3। यू नो हाउ एंड यू विल गेट आंसर। अपने आप करना है आगे। होमवर्क नहीं हुआ नोट्स में से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5, और नंबर 5 है 2 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? भाई 1 इंच आपको पता होना चाहिए कितना है, 2.54 सेंटीमीटर। तो फिर हम क्या करेंगे? वही सेम जो अब तक करते आए हैं, छोटी यूनिट को टॉप पे रखो, 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 इंच। 1 इंच इज इक्वल टू 1 इंच डिवाइड बाई 2.54 सेंटीमीटर। क्या करेंगे? वही मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट योर आंसर। यूनिट को कैंसिल कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है 5 माइल में कितने सेंटीमीटर होते हैं? दिस इज योर होमवर्क। मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज भेज दो ताकि मैं चेक कर पाऊँ क्या आंसर है किसी का। एक और होमवर्क, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? ये भी व्हाट्सएप मैसेज भेज दो ताकि मैं चेक कर पाऊँ। नंबर 8 जो मैं करवाने वाला हूँ, नंबर 8, ये होमवर्क भाई जरूर करना, इसको छोड़ना मत, नहीं तो आपके नोट्स अधूरे हैं। 1 किलोग्राम में कितने नैनोग्राम होते हैं? चलो खेलते हैं इसके साथ। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट, नैनो बहुत छोटी यूनिट है, किलोग्राम बड़ी यूनिट है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम से ग्राम की तरफ जाएंगे। कितने ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में? 10 की पावर 3 ग्राम ये तो होते हैं। अब करना क्या है? करना कुछ ये है कि छोटी यूनिट को ऊपर रखना है ना। 10 की पावर 3 ग्राम डिवाइड बाई 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम डिवाइड बाई 10 की पावर 3 ग्राम। अच्छा, ग्राम तक तो आगे, और आगे चलते हैं।
1 ग्राम में कितने नैनोग्राम होते हैं? रेज योर हैंड। 1 ग्राम में कितने नैनोग्राम होते हैं? रेज योर हैंड। साइकोमेट्री टेस्ट। 1 ग्राम में कितने नैनोग्राम होते हैं? साइकोमेट्री टेस्ट। और मुझे पूरा लगभग 50 सेकंड्स होगी। अब पहला आंसर आया है। रितु बताइए। 10 की पावर 9। वेरी गुड रितु। 10 की पावर 9 करेक्ट आंसर है। लेकिन ये आंसर देने में एक बच्चे का आंसर आया और ये आंसर देने में तकरीबन 50 सेकंड लग गए। ठीक है ना? अब सुनना जरा ध्यान से। एक और क्वेश्चन, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझना। एक और क्वेश्चन, 1 नैनोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? नैनो क्या होता है? रेज योर हैंड। 3 सेकंड में एक आंसर आ गया। 2 आंसर, जो कि 50 सेकंड में एक आंसर आया था, अभी 3 सेकंड में 5 आंसर आ गए। एम भारद्वाज बताइए। एम। सर 10 to the power minus 9। वेरी गुड मिस्टर एम। कुछ स्टूडेंट है जिनको मैं स्पेशल बोलता हूँ, हालांकि मैं रेयर एंड रेयरेस्ट बोलता हूँ। जैसे एम आपका नाम लूंगा मैं, रितु आपका नाम लूंगा, और कुछ स्टूडेंट और भी हैं जैसे ओम शुक्ला, आज शायद ऐड नहीं हुआ ओम। आप ना अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो। आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, आपके परिवार ने क्या देखा है, और आपकी जो पास्ट है वो सारा बदल सकते हो आप इस पेन और इस रजिस्टर से। एवरीथिंग यू कैन चेंज इन योर लाइफ। एवरीथिंग मीन एवरीथिंग। ठीक है ना? तो जो आप जा रहे हो जिस डायरेक्शन में, वो कमाल की है। आपने हाल ही में 10-12 दिन बहुत मेहनत की है, वो अब दिख रही है वो। ठीक है? तो वेरी गुड, यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। नैनो, अभी अभी मैंने क्या बताया था? डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा। ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। नैनो से तो साफ ही पता लगता है। नैनो का मतलब 9, नैनो का मतलब 9, तो -9। अब जरूरी थोड़ी ना है कि आपको हम किलोग्राम से ग्राम बदलना है। तो किलोग्राम से के का मतलब क्या होता है? व्हाट इज के इन किलोग्राम? इट इज किलो। किलो की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर 3 ग्राम एज इट इज। ठीक है ना? ग्राम एज इट इज। यहाँ किलो है 10 की पावर 3, ग्राम एज इट इज। वैसे ही अब आपको 1 ग्राम में नैनोग्राम नहीं पता तो मायूस होने की क्या जरूरत है? इतना दिमाग क्यों लगाएंगे हम? 1 ग्राम में नैनोग्राम नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 नैनोग्राम से ग्राम पता है, बस इतना ही चाहिए। बस नैनो का मतलब -9, जो कि आपने याद किया है, मैंने कल बताया था ना, निशान लगवाए थे लास्ट क्लास में। बस इतना ही बहुत है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर आप टॉप पे किसको रखोगे, ग्राम को या नैनो को? क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करना है, तो छोटी यूनिट को ऊपर रखना है भाई। इनमें से छोटी यूनिट कौन है? नैनो। तो 1 नैनोग्राम को ऊपर रखो, और ये आपका ग्राम यहाँ आ गया, इजिकल टू 1 इजिकल टू 10 की पावर -9 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 नैनोग्राम। तो अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 1 किलोग्राम और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। ठीक है ना? तो 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 ग्राम डिवाइड बाई 1 किलोग्राम इनटू में 1 नैनोग्राम 10 की पावर -9 ग्राम। यू नो वेरी वेल हाउ। केजी कैंसल, ग्राम कैंसल। आंसर यही चाहिए था। 10 की पावर -9 है, ये ऊपर आएगा तो साइन चेंज होता है। यू नो वेरी वेल। 10 की पावर -9 है, ऊपर आके 10 की पावर 9 ऐड कर दो, 10 इज की पावर 12 ऐड करने के बाद नैनोग्राम, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। रियल डायमेंशन एनालिसिस आपके सामने है, समझ में आया होगा।
मैं यहाँ कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए रुकूंगा। आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, सर ये ऐसे ऐसे कैसे हो गया, पूछो। रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। कोई भी समस्या है तो उसका समाधान आपको मिलेगा। रेज योर हैंड। यस मिस्टर ओम, बताइए। सर इसको 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 नैनोग्राम लिख सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 नैनोग्राम बिल्कुल लिख सकते हो यार, ये तो बड़ा सिंपल सा पूछा आपने। और बोलो भाई। तो मैं ये मान के चलता हूँ मैंने कमाल का सिखाया और आपने कमाल का सीख भी लिया। वाह, वेरी गुड भाई। कोई भी क्वेश्चन ही नहीं है। कोई नहीं सर 3 माइल वाले का आंसर आया 4। भाई ओम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा यार। ओम वेरी गुड, आपका 3 माइल वाले का भी आंसर आ गया। इट्स वेरी गुड। आपको वो आंसर मुझको व्हाट्सएप में सेंड करना है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है, थोड़ा सा और आगे निकलते हैं लीग से बाहर। ये है आपका यू हैव टू कन्वर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस पे स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए लिखूंगा क्योंकि ये 12th क्लास में अभी 3 दिन पहले ही हमने किया है, ठीक है। और 12th क्लास वाले बच्चों में से जिन बच्चों को डायमेंशन एनालिसिस आती ही नहीं थी, वो बेचारे एक क्लास 11th क्लास की वीडियो 40 मिनट की देखी उन्होंने, ताकि वो सीख पाए डायमेंशन एनालिसिस। अब देख लो ये कितना इंपॉर्टेंट है। 2 मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है। रियल रिलेशन आपको पता है तो हो जाएगा भाई। क्या है रियल रिलेशन? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है ना। इसी में कन्वर्ट करना है। लो भी हो गया, खेल खत्म। 10 की पावर 3 लीटर डिवाइड बाई 1 मीटर क्यूब। मैंने इसको इसीलिए लिखा कि ये आपकी यूनिट है लीटर में, जो चाहिए वो टॉप पे लिखी मैंने। इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब एंड डिवाइड बाई 10 की पावर 3 लीटर। ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, जैसा कि हम अब तक करते आए हैं, and you will get answer 2 meter cube multiplied by 10 की power 3 liter divided by 10 1 meter cube. Meter cube cancel and your answer is 2 into 10 to power 3 liter. तो ये आपकी जो पहला पोर्शन है आज का वो होता है खत्म। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं आज आपने सीख लिया। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर वो भी मैं आज सिखा दूं तो कई बच्चों के दिमाग में उलझन मिक्सअप हो जाएगा वो, इसलिए हम उसको सेपरेट करेंगे। ये दिमाग के किसी हिस्से में स्टोर होने दो। आज मूव ऑन करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है जो आज हम करने वाले हैं वो है मैटर स्टेट। जो क्लासिफिकेशन थी वो हम कर चुके हैं। मैटर की क्लासिफिकेशन भी सारी खत्म हो गई है और नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, स्टार्ट करते हैं खेल को। कुछ बेसिक्स हैं, अगर ये खत्म हो जाएंगे तो आपको कल की क्लास बड़ी आसान लगेगी, और नहीं तो कल की क्लास मुश्किल होने वाली है। चलो गेम स्टार्ट करते हैं। मास और वेट, ठीक है। अगर आपका मास अर्थ पर 60 केजी है तो बताओ ये मून पर कितना होगा? रेज योर हैंड। अगर आपका मास अर्थ पर 60 केजी है तो मून पर ये मास कितना होगा? रेज योर हैंड। वेरी गुड, 3 आंसर आ चुके हैं, क्या बात है। अगर आपका मास अर्थ पर 60 केजी है तो मून पर कितना होगा? यस हर्ष, बताइए। 1/60। ध्रुव बताइए। अपूर्वा बताइए। सर 60 होना चाहिए सर। ध्रुव बताइए। सेम ही होगा। यशिका बताइए। सर 10 kg। 10 केजी या फिर 1/6? भाई ये गलत है। मैंने कहा है मास, मास कभी भी कहीं नहीं बदलता,
ठीक है ना। ये मून पर भी आपका कितना होगा, 60 kg। तो कई तो ट्रैप में फंस गए और कई बच के निकल गए। जिन्होंने सेम कहा है या 60 kg का है वो करेक्ट है, ठीक है ना। अगर मैं कहता आपका वेट अर्थ पर 60 न्यूटन है तो मून पर कितना होगा, आंसर है 1/6 यानी 10 न्यूटन। तो ये वहां पर क्या होता है, 1/6 होता है वेट, क्योंकि वेट के साथ क्या जुड़ा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, लेकिन मास हर जगह पे क्या होता है, सेम, चाहे वो कहीं भी ले जाओ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रैप था आपके लिए। ओके, अब यहां से हम निकलते हैं और डिफरेंस को समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो पहला तो भाई दोनों की डेफिनेशन, इसकी भी डेफिनेशन, इसकी भी डेफिनेशन। दूसरा है कि जो मास है वो हर जगह पर क्या होता है, सेम, लेकिन जो वेट है वो हर जगह क्या होता है, डिफरेंट, चेंज। अच्छा, तीसरा डिफरेंस क्या है, नंबर 3, SI यूनिट, मास की केजी, लेकिन वेट की SI यूनिट, वेट की SI यूनिट होती है आपकी न्यूटन, ठीक है ना। दिस इज न्यूटन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg, W इक्वल टू mg, W इक्वल टू ma, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब रही बात डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में देखो जगह हर बार मैं इतनी मेहनत करके एनसीईआरटी को खोलता हूँ वगैरह वगैरह, तो ये इसीलिए खोलता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओ और आसान आपको लगे ये। तो आपको मास और वेट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से नोट करनी है। ये देखो, मास ऑफ सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, while weight is the force exerted by gravity on an object। मास सब्सटेंस का कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट हर जगह बदलता रहता है ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और वो ये है आगे का जो टॉपिक, ओके नेक्स्ट टॉपिक, ये भी आप अच्छी तरह से समझ लो। पूरे वर्ल्ड में कौन सा ज्यादातर चलता है, मैट्रिक सिस्टम चलता है या इंग्लिश सिस्टम चलता है, रेज योर हैंड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सिस्टम कौन सा है, ध्रुव बताइए। इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम, अच्छा भाई। अपूर्वा बताइए। सर मैट्रिक। मैट्रिक सिस्टम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चलता है, ठीक है ना। इंग्लिश सिस्टम कहाँ कहाँ चलता है, इंग्लिश सिस्टम आपका अमेरिका वगैरह हो गया, इसी इंग्लिश सिस्टम को बोलते हैं इंपेरियल सिस्टम। इंपेरियल सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम की शुरुआत कहाँ हुई थी, फ्रांस से हुई थी, लेकिन अब ये पूरे वर्ल्ड वाइड में हर जगह यूज होता है, हम भी यूज करते हैं मैट्रिक सिस्टम। क्या होता है मैट्रिक सिस्टम, जैसे किलोमीटर, इंग्लिश सिस्टम में क्या बोलते हैं, माइल। यहाँ क्या होता है, लीटर, इंग्लिश सिस्टम में क्या बोलते हैं, गैलन। यहाँ क्या होता है, केजी, इंग्लिश सिस्टम में क्या बोलते हैं, पाउंड। तो इस तरीके से ये पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर जो है वो हमारा मैट्रिक सिस्टम है। और इसके ऊपर स्टैंप लगाया था कि ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे मैट्रिक सिस्टम, साइंटिफिक टर्म है ये मैट्रिक सिस्टम, साइंस के लिए ज्यादातर ये इस्तेमाल करेंगे। ओके, वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ बातें, बहुत जरूरी बातें, किससे रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड। भाई 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 10 की पावर 3 ml होते हैं, नॉर्मल सी बात है। अब 1 मीटर क्यूब में जो आज ही हमने यूज किया उसमें कितने 1000 लीटर होते हैं 1 मीटर क्यूब में। और एक बात मैं यहाँ भी बता देता हूँ थोड़ा सा अलग करके, 1 सेंटीमीटर
1 सेंटीमीटर की जगह 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 लीटर के इक्वल होता है। चलो थोड़ा खेलो इनके साथ, ठीक है ना। बहुत आसान आसान सी चीजें हैं ये, थोड़ा खेलोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो गए। अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो बताओ उसकी एज क्या होगी? रेज योर हैंड। अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी एज क्या होगी? ध्रुव बताइए। 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। यार एज तो पूछिए, मैंने कुछ ऐसा अलग पूछ लिया है कुछ। ये देखो, एज की क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्यूब रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? एज 10 सेंटीमीटर तो आ जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर एज कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। ये जो पेन आपको दिख रहा है ये 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर की हाइट है, लेंथ है, ब्रेथ है, ऐसा करके अगर मैं क्यूब बनाऊं तो छोटा सा डिब्बा बन जाएगा, इसमें चौक डालते हैं, ठीक है ना, वैसा कुछ क्यूब बन जाएगा डब्बा। इस डब्बे में, छोटे से डब्बे में इतना सा डब्बा बन जाएगा, ठीक है ना, जिसमें पेस्ट्री आती है, ठीक है, इतना सा डब्बा बन जाएगा छोटा सा। उसमें अगर मैं एक बिस्लरी की बोतल खाली करूँ तो 1 लीटर बोतल जो है वो खाली हो जाएगी, पूरी भर जाएगा वो 1 लीटर। इसीलिए बोला गया है कि इतना सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के क्या होता है? बराबर होता है। अच्छा, 1 डेसीमीटर कितने के बराबर होता है सेंटीमीटर में? तो आंसर है 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू, बताओ कितने सेंटीमीटर? 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? डेसी सेंटी, एक ही गैप है, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2। तो बताओ 1 डेसीमीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर? यस, अपूर्वा बताइए। 10 सेंटीमीटर। इसको याद रख लेना भाई, 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और अब एक बात क्लियर हो जाती है, अगर मैं दोनों का क्यूब कर दूं तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक बोथ साइड। यानी एक बात यहाँ से क्या निकल के सामने आई? रिजल्ट ये निकल के सामने आ गया कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर डेसीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है? 1 डेसीमीटर, तो इक्वल हो गया आपका 1 डेसीमीटर बोल सकते हो। और एक बात और यहाँ लिखवा देता हूँ मैं, ये भी बहुत खास है ताकि आगे कभी दिक्कत आए ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 ml, 1 ml के, ठीक है ना, क्योंकि 1 लीटर ये है, 1 लीटर ये भी है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1000 ml। ये देखो, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml। तो 1 लीटर और किसके बराबर होता है? देखो 1 लीटर यहाँ से देख लिया तो 1 लीटर हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से देख लिया तो 1 लीटर हो गया 1000 ml। 1000 ml इक्वल टू, और देख लो 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब। कुल मिला के ये सारी वैल्यू इक्वल होती हैं। अगर आप एक दो याद कर पाए ओके ठीक है, सारी याद कर पाए तो 12th तक का भी काम खत्म। 12th में कुछ याद करना ही नहीं, फिर नहीं लिख कर पाए तो अपने नोट्स तो प्रॉपर बनाना ताकि नीट में और मेंस में हेल्प हो। ये हो गया यहाँ तक खत्म। और आगे चलते हैं, और आगे हम डिस्कस करते हैं अब टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर की बात अगर करें डिस्कशन, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 27 डिग्री सेल्सियस, एक होता है सेल्सियस, एक होता है केल्विन, एक होता है फ़ारेनहाइट। डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं फ़ारेनहाइट, लैब में इस्तेमाल होता है केल्विन। डिग्री सेल्सियस भी देख लो, बताओ 27 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं? रेज योर हैंड। 27 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं?
केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको किससे ऐड करेंगे? 273 से। तो 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 27 केल्विन। तो केल्विन में हमेशा कभी भी कन्वर्ट करना हो तो 27 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक है ना? तो हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 वैल्यू से ऐड कर दो उस चीज को। दिस इज योर आंसर। अच्छा, अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो ये नीट में आया था क्वेश्चन। फ़ारेनहाइट में अगर 27 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करोगे? तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने का तरीका होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ऐसा कर दोगे तो किसी भी वैल्यू को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो। चलो देखते हैं किसका मैथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करके दिखाओ। 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। एक आंसर आ गया, 2 आंसर आ गए, 3, 4, 5। यस यशिका बताइए। सर 122। 122 करेक्ट आंसर है। देखो 50 वैल्यू को यहाँ रखें तो 122 फ़ारेनहाइट, ये करेक्ट आंसर है। आपको ना थोड़ा सा अजीब लगेगा, जो फ़ारेनहाइट की जो स्केल है, अगर आप इस स्केल को देखोगे, ये देखो, ये मास और वेट का वॉल्यूम कॉन्सेप्ट भी हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, ये वॉल्यूम कॉन्सेप्ट भी हमने लगभग सारा डिस्कस कर लिया, कुछ नहीं रहा इसमें। और आगे चलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। ये वॉल्यूम के लिए ना आपकी लैब में पिपेट, ब्यूरेट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये सारे आपके लैब में एपरेटस मिलेंगे आपको। और ये है आपका टेम्परेचर स्केल। ये केल्विन आमतौर पर लैब में इस्तेमाल होता है, लैब में टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा, ये सेल्सियस स्केल है जो 0 से है। फ़ारेनहाइट स्केल थोड़ा सा अजीबोगरीब लगेगा आपको, ये आपका 32 से स्टार्ट है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट जो साइंटिस्ट था उसको बोला गया कि आप 32 से स्टार्ट कर रहे हो, यार ये क्या लॉजिक है, आप 1 से स्टार्ट कर लो। लेकिन वो थोड़ा जिद्दी था, उसने जानबूझ के इसको 32 से 212 तक इस्तेमाल किया फ़ारेनहाइट में। वो किसी की सुनता भी नहीं था। आप इसकी बायोग्राफी पढ़ोगे फ़ारेनहाइट की तो आपको पता लगेगा, इसकी जिद की वजह से ये 32 से 212 ही रहा जिंदगी भर। जब ये मर गया तो उसके बाद इन्होंने डिग्री सेल्सियस का यूज किया, जो कि 0 डिग्री से 100 तक था। तो कुछ साइंटिस्ट अलग ही होते हैं, वो अपनी चलाते हैं, किसी की कभी सुनते भी नहीं। तो आगे चलते हैं हम। ये था आपका फ़ारेनहाइट, वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर है। और आगे चलो बताओ, रेज योर हैंड। ह्यूमन बॉडी का इंसान का नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? रेज योर हैंड। वेरी गुड अपूर्वा। मानसी शर्मा बताइए कितना होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर? सर 37 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, फिर से रेज योर हैंड करना। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है? कैलकुलेट नहीं करना आपको, इतना सभी को पता ही होगा, वैसे कई हाथ खड़े भी होंगे। अर्पित, कितना होता है फ़ारेनहाइट में ह्यूमन बॉडी का सर टेम्परेचर? 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री। यशिका कितना होता है? सर 98.6। 98.6 करेक्ट आंसर है फ़ारेनहाइट। कईयों को 98.4 भी लगता है, लेकिन 98.6 एक्यूरेसी है। इतना फ़ारेनहाइट ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो एक और लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा आज का, इसको भी खत्म कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है हमारा डेंसिटी कॉन्सेप्ट। डेंसिटी जो कि सभी को पता है इसके बारे में, ये होता है मास अपॉन में वॉल्यूम डेंसिटी। इससे जरूरी बातें, अगर मैं मास को किलोग्राम और वॉल्यूम को मीटर क्यूब लूं तो ऐसा ही यूनिट जो होगी वो बन जाएगी क्या?
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम 1 ml के इक्वल होती है, 1 ग्राम 1 ml के इक्वल होती है। ठीक है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml। 1 ml अगर वाटर है तो इन केस ऑफ वाटर स्पेशल लिख रहा हूं, अगर आप 1 ml पानी लोगे तो वो 1 ग्राम, उसका वजन कितना होगा 1 ग्राम। इसीलिए एक ये बात जो मैं हाईलाइट करूंगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, ये होता है 1 ग्राम पर ml। यानी आप 1000 ml पानी लोगे तो वो 1000 ग्राम एक्यूरेट होगा। चलो देखते हैं किसका दिमाग कितना तेज है। अगर मैं 1000 ml देसी घी, फैट घी अगर मैं लूं तो क्या उसका वजन 1000 ग्राम होगा या उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा? रेज योर हैंड। अर्पित बताइए। ओम बताइए। सर सेम रहेगा। सेम रहेगा। रितु बताइए। भैया सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा। और कोई? और कोई बता सकता है? रेज योर हैंड। यार तुमने तो ये काम कर दिया, चाहे घी ले लो ml में, चाहे वाटर ले लो, सेम ही रहेगा। आंसर है घी जो है वो 1000 ग्राम नहीं, वो आपका ज्यादा होगा, लगभग 1100 ग्राम हो जाएगा ये घी। ठीक है ना। जैसे हनी, शहद, शहद की भी डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, घी की डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर मैं यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर लिख रहा हूँ, ये तो खैर एक्यूरेट वैल्यू है, और अगर मैं लिखूं डेंसिटी ऑफ देसी घी तो वो हो जाएगी 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है ना। आप अपने घर में डब्बा उठाओ, अगर 1 किलो का डब्बा है तो उस पर देखो ml कितना है, आपको पता लग जाएगा सारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना वाटर की डेंसिटी, इससे डेंसिटी से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो डेंसिटी ऑफ वाटर याद रखना हमेशा 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो ml के बारे में और क्या क्या पता लग गया आपको? वाटर के केस के लिए 1 ग्राम 1 ml के लिए बराबर है। ठीक है, और वॉल्यूम केस अलग था, मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम अलग था, वहां वॉल्यूम में 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम के लिए था, ये वाटर के लिए स्पेशल 1 ग्राम इक्वल टू 1 ml। तो यहाँ तक की आज की क्लास थी। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। अगली क्लास में हम कंजर्वेशन मास, यानी हम 5 लॉज करेंगे कल की क्लास में, 5 लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट लॉज, और डायमेंशन एनालिसिस भी खत्म कर देंगे। कल की क्लास में इतना ही होगा। थैंक यू सो मच।